हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी की क्लास। पहली क्लास हम लोगों ने देखी 1858 तक के एक्ट, है ना। 1858 तक के एक्ट हमने देखा पहली क्लास में। आज से हम लोग देखेंगे 1861। और हाँ, एक चीज़ अश्योर करें, मैं अश्योर कर दूं आपको कि मेरा फोकस जो है लक्ष्मीकांत पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्वेश्चन टू क्वेश्चन रहेगा, ना कि लाइन बाय लाइन। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे तो लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन, है ना, लक्ष्मीकांत वर्ड बाय वर्ड, है ना। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि वो लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते जाएंगे और आपको इसका हिंदी मतलब बताते चले जाएंगे, है ना। या तो फिर बहुत करेंगे वो उसको ले जाके हिस्ट्री से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर देंगे वो, ठीक है ना। तो मेरा वो पर्पस बिल्कुल नहीं है, मेरा वो पर्पस बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्पस है कि मैं आपसे कैसे क्वेश्चंस निकलवा लूं पॉलिटी से, है ना। जहां जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और जैसे आए हुए हैं, जिन वर्ड्स को वो लोग ट्विस्ट करके क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, उस अप्रोच से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और सिर्फ मेरा फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं। बट आई विल मेक श्योर, मैं इस बात को निश्चित करूंगा कि जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, इधर यूपीपीसीएस यानी पीसीएस, है ना, सिर्फ यूपीपीसीएस नहीं, सारे स्टेट पीसीएस कह लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एक भी क्वेश्चंस ना छूट जाएं, इस बात को मैं निश्चित कर दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कनेक्ट करके उसको हिस्ट्री से, बहुत ज़्यादा पॉलिटी से, जियोग्राफी से बहुत कहानियां आपको सुनाने वाला हूं, तो मैं वो नहीं करने वाला हूं। और मैं वो काम क्यों नहीं करूंगा, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार देखिएगा। क्योंकि फिर कहानियां सुनेंगे तो कहानियां सुनते ही रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है कि यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट इवन योर सिलेबस। आप एक रीडिंग भी नहीं लगा पाओगे, है ना। बहुत ज़्यादा कहानियां सुनोगे तो आप एक रीडिंग भी, अगर आपको पता नहीं है ना, एकदम से आपको रोड मैप नहीं पता है कि मुझे किधर चलना है और कैसे चलना है, क्या छोड़ना है, अगर ये आपको पता नहीं है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं अपना सेंटेंस, क्या छोड़ना है अगर ये आपको पता नहीं है, तो आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो, है ना। क्या छोड़ना है अगर ये आपको पता नहीं है, क्या पढ़ना है वो तो ठीक है, लेकिन क्या छोड़ना है। 14-15 किताब हो जाती हैं लगभग, स्टैंडर्ड बुक्स ही आप ले लीजिए, एक एक दो दो अगर हर सब्जेक्ट की, एनसीईआरटीज काउंट कर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद मेंस की आंसर राइटिंग, पीटी की टेस्ट सीरीज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना। इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी कि अगर आपको पता नहीं है कि मुझे छोड़ना क्या है, तो आप पहले एग्जाम से बाहर हैं। आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ के या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ के ही जाके पीटी दे देंगे, एक आध सब्जेक्ट पढ़ के। इसलिए मेरा ये पर्पस बिल्कुल नहीं है आपको मतलब ज्ञानी बनाने का पर्पस मेरा कोई नहीं है ना। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं वर्ड बाय वर्ड, वहां पे आपको मिल जाएंगे, हिंदी एकदम से बताते चलेंगे वो, एकदम वर्ड बाय वर्ड। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के साथ पढ़ाता जाऊंगा, और जहां जहां से क्वेश्चन बने वही पढ़ाऊंगा, है ना। फालतू में एक लाइन भी नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, और साथ में ये भी बता रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन आते हैं वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए 1861 के एक्ट से 1858 तक के एक्ट देखिए हमने। 1861 का एक्ट देखते हैं, यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक तो पहला बनाया जाता है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से कब एसोसिएट किया गया, यानी कब जोड़ा गया इनको, है ना। लॉ मेकिंग प्रोसेस से इंडियंस को कब, है ना, ठीक।
तो इसका आंसर है 1861। पहला क्वेश्चन यहां से आता है। बिल्कुल ये पूरा आप एकदम से ये जो लाइंस हैं बाकी ये सब छोड़ दीजिए, जो जो मैं वर्ड इस पे फोकस कर रहा हूं आप वहां वहां फोकस रखिए, एकदम से वर्ड टू वर्ड एकदम फोकस रखिए, है ना। जहां जाके ये पूरा पैराग्राफ कंक्लूड करता है मैं उस वर्ड को, आप सोचे आपको लगेगा कि ये तो इतना बता करके इतना छोड़ दिया, पूरे का मतलब नहीं समझा रहे हैं। मैं क्यों समझाने जाऊं पूरे का मतलब, जब मुझे जस्ट पता है कि यहीं से क्वेश्चन आना है ना। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे साथ साथ मार्क कीजिए और बस उसी को पढ़ के एग्जाम में चले जाइएगा, है ना। एग्जाम में जाने से पहले 10 बार टेस्ट लगा लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, है ना। चलिए क्या किया, इंडियंस को एसोसिएट किया किससे, लॉ मेकिंग से, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, इससे। चलिए आगे, जो 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया वो कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये भी दिस इज लेस इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे अभी तक आपने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन, यहां देखिए डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, है ना। कहां से, 1861 से, बाई कैसे, रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। आपको पता है जब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जब पावर्स ले ली गई थी तो उसको क्या कहा गया था, सेंट्रलाइजेशन, यानी इनकी शक्तियां किसको, गवर्नर जनरल को चली गई थी, है ना। तो उसको क्या बोला गया, सेंट्रलाइजेशन। वापस इनको शक्तियां दी जा रही हैं, पावर स्टोर किया जा रहा है इनके पास, तो डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। उसको क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसको यहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी क्यों वर्ड लगाया गया है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इंटरनल ऑटोनॉमी ये जो टर्म है ये कब आया, कब मिला, 1861 में। तो जब उनको इंटरनल ऑटोनॉमी मतलब कि वो खुद से अपना लेजिस्लेशन कर सकते थे, है ना, खुद से अपना कानून बना सकते थे, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया तो इनको पावर दे दिया गया तो उसको बोला गया इंटरनल ऑटोनॉमी। चलिए अगला, सी दिस वर्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप एक बार पढ़िए, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा इस लाइन से। सीधे यहां से एक जो कॉन्सेप्ट है पूरा, जो जिसके इर्द गिर्द ये पूरा घूम रहा है, वो है पोर्टफोलियो सिस्टम। सीधे पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे अभी बोलते हैं आप ना कि पोर्टफोलियो दे दिया गया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑफिसेस दे दिए गए, जिसको अभी मिनिस्ट्री बोलते हैं, कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री हो गई, है ना। कि आपका काम ये राजस्व देखने का है, आपका काम ठीक रिवेन्यू देखने का है, आपका रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप हो गए, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, मतलब अलग अलग काम बांट दिया गया सबका। तो उस समय भी बांटा गया तो उसको क्या बोला गया, पोर्टफोलियो सिस्टम, है ना। कब, 1861। और अगला प्रश्न कहां से बनता है, ऑर्डिनेंस, है ना, सीधा ऑर्डिनेंस। वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर कब आया, कब मिला। ऑर्डिनेंस वर्ड आप याद रखिए, ये टर्म, है ना। ऑर्डिनेंस कब आया, 1861 में। अब आप इसमें कैसे नोट्स बना लीजिए, आप इसका पहले ऊपर लिख लीजिए, है ना, कि डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, उसके बाद लिख लीजिए पोर्टफोलियो सिस्टम, उसके बाद अगला ऑर्डिनेंस, है ना। ये 3 काम आप कर लिए तो आपका काम हो गया। बस ये 3 वर्ड लिखिए, 1861 कंप्लीट, है ना। 1 सेकेंड में रिवीजन, रिवाइज करके जाइए आप टेस्ट पे। 1892 यहां देखिए आप, एक सिंगल क्वेश्चन जो बार बार यहां से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बजट सेक्शन, है ना, कि gave them the power of discussing the budget, बजट पे डिस्कशन करने का पावर दे दिया गया, किसको दे दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, है ना, कि आप जो है बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि डिस्कशन वर्ड जो लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं सॉल्व करते उनको मैं बता दूं कि ये जो 1892 का एक्ट है, इसमें सिर्फ आपको कभी कभी 1892 और 1909 से कंफ्यूज कर देगा, है ना।
तो 1892 में आप बस इतना ध्यान रखें कि आपको डिस्कशन का बस मिला था पावर कि आप डिस्कस कर सकते हैं बजट पे, आप उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, आप उस पर सिर्फ बस एक बार आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, आप उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का कब मिला था, है ना। चलिए आगे देखें, बस इसमें एक ही ये पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए ना 1909, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसमें दो लोग हैं, एक तो है मार्ले, एक है दूसरे हैं मिंटो। तो जो मार्ले थे वो सेक्रेटरी थे और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय। तो अब कभी कभी आता है मार्ले मिंटो में, अगर कभी इस तरह से पूछ दिया कि मतलब कौन सेक्रेटरी थे इसमें और कौन वाइसरॉय थे, है ना, तो कुछ लोग तो इजीली गेस कर लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं गेस कर पाएंगे वो उनको एक बात बता दूं कि जो बाद वाला नाम है, जैसे पहले किसका नाम लिया जाता है, बड़ों का, तो वो सेक्रेटरी था, उसका पद ज्यादा बड़ा था, है ना। तो पहले सेक्रेटरी मॉन्टेग्यू, फिर चेम्सफोर्ड या मार्ले और मिंटो। तो जो बाद वाला नाम है वो किसका होगा, गवर्नर का होगा, है ना, सॉरी वाइसरॉय का। 1858 के बाद वाइसरॉय हो गए थे। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या हुआ, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना। कब 16 to 60 हुए, कब 4 से 8 हुए, कब 9 से 10 हुए, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहते हैं, पहली चीज ये याद रखिए। और दूसरा देखिए यहां पे नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट। तो जो 1892 का एक्ट था उसमें क्या था, वो डिस्कस कर सकते थे बस, है ना, वो डिस्कस कर सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं। मैं इस पे क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और 1892 और 1909 देकर के आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना। तो इस वर्ड पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसमें सिर्फ डिस्कशन लिखा हुआ है या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी लिखा हुआ है उसमें, है ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो कहीं नहीं लिखा है, अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लिखा है तो वो 1909 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक, चलिए अब अगला हम देखते हैं। चलिए क्या किए कि एक इंडियन को एसोसिएट किया इसमें, ठीक है ना। पहली बार किसी इंडियन को एसोसिएट किया इंडियन काउंसिल से, है ना। और ये एक तो ये प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न ये बनता है कि जो पहले व्यक्ति थे इंडियन काउंसिल में जाने वाले इंडियन, वो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। ये रहे, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए, ये रहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले जो पहले मेंबर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये किस पद पे अपॉइंट हुए थे, किस पद पे अपॉइंट हुए थे, एज अ लॉ मेंबर। जो वर्ड बता रहा हूं उस वर्ड को ही अंडरलाइन कीजिए आप, है ना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और दूसरे लॉ मेंबर, ठीक। चलिए आगे। अब जो अगली सबसे बड़ी चीज हुई इसमें, जो अगली सबसे बड़ी चीज हुई वो क्या हुई, वो थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक लाई गई इनके द्वारा, ताकि भारतीय बहुत जो इंडियंस हैं, है ना, बहुत इमोशनल हैं अपने उसको रिलीजन को लेकर के, है ना। तो धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर भारत एक रहता, ये सभी लोग एक रहते, तो आसानी से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सकती थी। तो वो क्या करते थे, उनकी आदत थी फूट डालो और राजनीति करो, फूट डालो और
राजनीति करो, शासन करो यहाँ पे, है ना। तो फूट डालने के सबसे पहले क्रम में उन्होंने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के आए। किसके लिए? अब ये बहुत ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेके आए किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब आगे आपको आगे के एक्ट में भी देखने को मिलेगा आपको ये वर्ड। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ आप ये पकड़ के और आप कंफ्यूज रही कि अरे ये तो सब में लिख रहा है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मैं किस में टिक मारूं एग्जाम में। तो एग्जाम में जहां से कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है वहीं से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है एग्जाम में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो स्टार्ट हुआ लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, है ना, सिर्फ मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा जो है ये लाया गया, है ना। इसने क्या किया? इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया तो कम्युनलिज्म को लीगलाइज्ड कर दिया। और इसीलिए जो वाइसराय हैं लॉर्ड मिंटो, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो हो गया ये, चलिए आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आगे ये बढ़ता चला जाएगा, यहां सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। जो आपको ध्यान देने लायक बात थी पूरे इसमें, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थी बस। 1909 1919 इसको क्या बोला था? 1909 में क्या बोला गया? मार्ले और मिंटो। और इसको कौन कौन लोग लाए? मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड। तो वाइसराय कौन होगा? बाद वाला होगा, चैम्सफोर्ड होंगे, है ना। 1919 में क्या लाया गया? इसमें देखिए दो वर्ड लगे हुए हैं ना इसमें, 19 और 19। तो हमेशा बाई डिवीजन इस टाइप का, मतलब 19 और 19 जैसे एक जैसे दो है ना, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो हमेशा कुछ बाई डिवीजन कुछ इस टाइप का हमेशा आता रहेगा इसमें, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने? सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्या किया इन्होंने? सेपरेट कर दिया। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया, है ना। फिर उसके बाद क्या किया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, है ना, जो प्रोविंसेस को जो सब्जेक्ट दिया उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और यहीं से इसी को क्या कहा गया? आगे चल के एक बहुत अच्छा सा टर्म है, कुछ लोग रिकॉल भी कर पा रहे होंगे, डायरकी। इसको क्या कहा गया? डायरकी। क्यों डायरकी कहा गया? अभी देखिए कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो भागों में बांट करके क्या किया गया, देखिए ये है ना, क्या थी ये, इसको क्या किया गया? ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया जिसको डायरकी कहा गया, उसको क्या मतलब किन दो भागों में बांटा गया? ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट दे दिए गए, यानी कि मान लिया आपको शासन करने के लिए, चलिए बताता हूं, शासन करने के लिए मान लिया दे दिया गया आपको। तो अब क्या कहा गया कि अब कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड होंगे और कुछ रिजर्व्ड होंगे। यानी कुछ रिजर्व मैं अपने पास रखूंगा और ट्रांसफर्ड आपको दूंगा, यानी कि आपको कुछ पावर ट्रांसफर करूंगा और कुछ अपने पास रिजर्व रखूंगा मैं, है ना। तो अब इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं आप डायरकी को। मान लीजिए कि जनता है ना, आपको अपना राजा चुन ली। मान लीजिए कोई एक्स है, इनको अपना राजा चुन ली, मैं हूं वाई, ठीक है ना, दिस इज मी। अब पता चला कि पावर मेरे पास है ना। तो जनता डायरेक्ट, जो ये जनता है यहाँ पे, है ना, मान ली बहुत सारी जनता है ये, तो ये जनता डायरेक्ट मुझे ना परेशान करे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो सब्जेक्ट इन्होंने बना दिए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो इनको दे दिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और अपने पास रख लिए रिजर्व। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा पता चले, हम बोल दिए कि ऐसा है, रोड बनवाने का जो पावर है इनको दिया है हमने, आपकी सुरक्षा का जो पावर है, आपकी सिक्योरिटी का पावर पुलिस इनको दे रखी है हमने, है ना।
ये डेवलपमेंट जितने होने हैं वो इनको दे रखा है, इनका काम है डेवलपमेंट कराना, लेकिन जिधर से राजस्व आएगा वो मेरे पास आएगा, है ना, वो मैंने रिजर्व कर लिया। यानी जो पैसा आएगा जहां से वो मैंने रिजर्व कर लिया, और पैसा जिधर से निकलना है वो क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो भैया ये काम कैसे कराएंगे? अब जनता को दिखाने के लिए बोला तो है कि सिक्योरिटी इनके पास है। भैया पुलिस को पैसे कहां से देंगे? ये जब रिजर्व से पैसे जहां से आने हैं वो सारे सब्जेक्ट अपने पास रखे हुए हैं, तो इनको पैसे देंगे कहां से ये, है ना। तो कुछ दिखावा के लिए दे दिया था छोटा मोटा इनकम का इनको भी, और कुछ दिखावे का आपने ले लिया था, लेकिन जो बड़े सोर्सेस थे जहां पैसे लगने थे और जहां से पैसे आने थे वो क्या किया, अपने पास रिजर्व रख लिया। तो अब कल्प्रिट कौन बनेगा इसमें? काम कौन नहीं करा रहा है, शासन कौन नहीं ठीक से कर रहा है, तो एक्स नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो ये बदनाम होंगे, और कहीं ना कहीं फिर शासन क्या होगा, इनके हाथ में आ जाएगा। जनता मांग करेगी भैया तुम कुछ काम कर नहीं पा रहे हो तो उन्हीं को दो, है ना। तो इसलिए आई थी डायरकी। मतलब कॉन्सेप्ट इसका कुछ भी हो, लेकिन उनके मतलब का यही था, है ना। और देखिए क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म, मैंने बताया था ना कि 1919 कुछ बाई डाई जैसा हमेशा कुछ आता रहेगा। देखिए बाई कैमरलिज्म ये क्या है? बाई कैमरलिज्म आप पढ़ते होंगे कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरलिज्म है ना। बाई मतलब कि दो भागों में बटा हुआ है। अब वो कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए एक ही होता तो वो बाई कैमरलिज्म नहीं होता वो, है ना। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या किया गया? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखिए यहाँ पे एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, दो हाउसेस बना दिए गए। तो हमारा लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा, और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा, है ना, ताकि चीजों को बैलेंस किया जा सके, है ना। तो क्या क्या है, डायरकी आ गई और बाई कैमरलिज्म आ गया। अब ये सब दिया है, 3-6 मेंबर हटाए गए, निकाले गए, डाले गए, उनको आप परेशान मत होइए, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि ये बहुत सर्टेन नहीं है, ये हर किताब में अलग अलग दिया हुआ है। देखिए और क्या लाइए, देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कम्युनलिज्म था, है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट, और किसके लिए? पहले तो सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे मुस्लिम्स के लिए। इसमें देखिए किसके किसके, यहां से क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल रटना ही है इसको, है ना। नोट्स बना के आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, 1999 में सिख, इंडियन और क्रिश्चियंस, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन, ये दे देगा, है ना, 3, 4, 5। अब आप सोचेंगे कि अब तो सब हो गए, पूरे हो गए, अब तो नहीं, अभी पूरे नहीं हुए, आगे वुमेन और लेबर क्लास के लिए भी आएगा, है ना। तब आप देखिएगा वो और कंफ्यूज करेगा। तो इस तीनों की लिस्ट अलग अलग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे इसलिए आपको फोकस करना जरूरी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको रटने में, याद करने में, लेकिन ये आपको करना ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इन 5 लोगों के लिए और लाया गया। तो यहाँ कैसे कंफ्यूज कर सकता है? यहाँ पे 1909 दे देगा, है ना। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप बस इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे कंफ्यूज और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, है ना। और इसने क्या किया? पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया, है ना। इस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। और आगे सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। सिर्फ पावर को ही नहीं सेपरेट किया, बजट को भी सेपरेट कर दिया कि सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट दोनों को सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया, है ना। अब देखिए वो हो गया खत्म 1919। अब 1935 का एक्ट, ये जो आप पढ़ेंगे साइमन कमीशन और इसके बाद वाला एक्ट 1947 वाला जो एक्ट पढ़ेंगे वो आप हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, है ना। वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसको ज़बरदस्ती करके पॉलिटी में डाल दिया गया है। आप वाला सेक्शन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और पॉलिटी में उस वाले सेक्शन से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
वो मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम में जब सर आपको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। वो पॉलिटी का सेक्शन है नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डाल दिया गया है, बट वो आप उसी टाइम पढ़ेंगे। बस मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। जो साइमन कमीशन आया था सर जॉन साइमन का, है ना, ये क्या किए कि एक भी इंडियंस को शासन करना था इंडिया में, इंडियंस के ऊपर शासन करना था, और एक भी इंडियंस इनमें थे ही नहीं। इनका जो कमीशन था उसमें एक भी इंडियंस नहीं थे, है ना। तो क्या किया गया, इनको बायकॉट कर दिया गया, है ना। साइमन कमीशन को लागू ही नहीं होने दिया गया, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है इन्हीं के उस पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए गए, इनके रिक्वेस्ट पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए गए, है ना, 30, 31, 32 में। और उसमें जो है इंडियंस की भी उसमें राय मांगी गई, सजेशंस उनके भी मांगे गए, और फाइनली क्या किया गया, इन दोनों लोग के सजेशन का एक मिला जुला स्वरूप लाया गया। किसके रूप में, 1935 के एक्ट के रूप में। अब 1935 उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा एक्ट था, उसमें बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1935 का एक्ट, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया। देखिए सबसे पहला क्या गया, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये लाने की कोशिश की गई। बस आप ये याद रखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन, पहला चीज ये याद रखिए आप। दूसरा, अबॉलिश डायरकी, जो द्वैध शासन लाया गया था, है ना, 1919 में, उसको डायरकी को कहाँ क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। किसमें, प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस में इसको अबॉलिश किया गया, यानी हटाया गया, और कहाँ लाया गया, सेंट्रल लेवल पे। यानी कि पहले ये आपको नहीं लगता है देखिए कि पहले ये प्रोविंसेस में ला करके देखने की कोशिश की होंगे कि ये सफल होता है कि नहीं, ये सफल होता है कि नहीं, एक छोटे लेवल पे लागू करके देखने की कोशिश की कि ये सफल हो रहा है कि नहीं। और जब उनको सफलता मिली, थोड़ी सी उनको सफलता मिली दिखी, तो उसको क्या किया, सेंट्रल लेवल पे उसको लागू कर दिया। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले प्रोविंशियल लेवल पे लाया गया कि पहले सेंट्रल लेवल पे। पहले छोटे लेवल पे लाके टेस्टिंग की गई, उसके बाद उसको बड़े लेवल पे लाया गया, है ना। तो 1935 में डायरकी एबॉलिश की गई प्रोविंसेस में, और लागू किया गया कहाँ पे, आगे सेंटर में, है ना। यहाँ ये देखिए, चलिए आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, है ना। 11 में से 6 प्रोविंसेस में क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म लाया गया। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यहाँ पे 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लाई गई, और इन 6 प्रोविंसेस के नाम आपको ऑन टिप याद होने चाहिए। इन 6 प्रोविंसेस के नाम जो हैं आपको ऑन टिप याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं, ये तो एक था यूपी ही हो गया, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस। दूसरा, यूपी से सटे बिहार, है ना। और ये तीनों हमेशा जो है चर्चे में रहते थे, मुंबई, मद्रास, बंगाल, मुंबई, मद्रास, है ना। यूपी, फिर उसके बाद बिहार, बिहार से होते हुए बंगाल, ये तीनों एक पास थे, है ना। यूपी, बिहार, है ना। मैप आप देखेंगे तो यूपी, फिर बिहार, फिर उसके बाद जाएंगे बंगाल, फिर सबसे ऊपर चले जाते हैं असम में, ये, है ना। फिर यहाँ पे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये हमेशा जो है चर्चे में रहते हैं ये दोनों, कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के साथ ये किया गया, वो किया गया, इनको शामिल किया गया, है ना।
तो ये 6 हैं, ये आप एकदम टिप पे रखेंगे। इनमें से कोई एक निकाल करके या दूसरा स्टेट डाल करके, दूसरा प्रोविंसेस डाल करके, दूसरे, इनको कंफ्यूज करते हैं वो लोग, है ना, एग्जाम्स में। तो ये एकदम बिल्कुल से रटे रहिएगा इसको। चलिए अगला क्या किया, देखिए मैंने बताया था जो लोग सिर्फ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वर्ड देखेंगे वो एग्जाम में गलत कराएंगे। यहाँ पे क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ाया गया फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और लेबर्स। देखिए तो ये 3 अलग अलग समय में लाए गए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करते चले गए ये लोग। सबसे पहले किसके लिए लाए, मुस्लिम्स के लिए, है ना। फिर उसके बाद इंडियंस के लिए लेके आए, एंग्लो इंडियंस के लिए लेके आए, क्रिश्चियंस के लिए लेके आए, है ना, बाकी लोगों के लिए लेके आए। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर, है ना, शेड्यूल क्लास, वुमेन और लेबर, इन तीनों लोगों के लिए कहाँ पे लाया गया, 1935 के एक्ट में। चलिए अगला चीज आप क्या है कि ये देखिए, सीधे लिख लीजिए, आरबीआई, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये तीनों लाए गए, है ना, ठीक, ये तीनों लाए गए। ऐसे बस शॉर्टकट में लिख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और क्या किया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। और सबसे लास्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अगर देखिए आपसे ईयर पूछेगा तो आप 1935 नहीं लगाएंगे, ईयर पूछेगा तो 1937, और अगर आपसे एक्ट पूछेगा तो 1935 का एक्ट। चलिए ये वाला पार्ट आप हिस्ट्री के उसमें पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये देखते हैं, इनको आप छोड़िएगा नहीं, है ना, कि रटना पड़ेगा, कौन रटेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है ना, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में। यूपी पीसीएस और यूपीएससी का तो बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, है ना, टेस्ट सीरीज के भी पार्ट का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नेहरू कौन थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, क्यों प्रेसिडेंट नहीं थे, तो प्रेसिडेंट कौन रहा होगा, जाहिर सी बात है वाइस रॉय। तो ये किसके किसके थे, ये एकदम अच्छे से रटिएगा आप लोग इसको। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, इसका चेयरमैन कौन था, जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, बलदेव डिफेंस, है ना। ये कम से कम इतने का तो नाम एकदम सेपरेट के रखिएगा। और ये एजुकेशन जो थे, एजुकेशन जो देख रहे थे वो थे सी राजगोपालाचारी। कम से कम ये जो 12-14 हैं, 14-15, इसमें से आप ये जो 5-6 मैंने टिक लगवाए हैं, जो मैंने मार्क करवाए हैं, उनको तो आप रट ही लीजिएगा, है ना, बाकी को छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं, है ना, ये तो हम भी पढ़ सकते थे। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर पढ़िएगा, रट डालिएगा, सिर्फ पढ़िएगा मत। हम जान रहे हैं आप पढ़ लेंगे इसको, लेकिन आपको इसको रटना है, ऑन टिप होना चाहिए। पढ़ के निकल जाएंगे यहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये एकदम ऑन टिप होना चाहिए। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखते हैं अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।